हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन में और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनने वाले हैं। और आज के सेशन में ज्यादातर अगर हम क्वेश्चन जो देखेंगे तो वो ज्यादातर आपके फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी दोस्त हैं सेशन को शुरू करने से पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, ताकि सभी लोगों तक सेशन आपका पहुंच सके। जैसा आप जानते हैं कि आपके अभी हाल ही में जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, आपके करंट अफेयर, इसी करंट अफेयर सेशन से पूरे 31 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के पूछे गए थे। इसलिए आपका ये सेशन कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है, जैसे WEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि WEFA यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग 2021-22 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है। 25 मई 2022 की घटना है। किसने जीत लिया है? रोमा ने जीता है, रोमा की टीम ने जीता है। और ये इसके उपविजेता कौन बने हैं? तो फेनार्ड जो है इस लीग का उपविजेता बना है। याद रखिएगा, इस लीग का संबंध कौन से खेल से है? तो फुटबॉल से संबंध है इस खेल का, जिसका नाम है इस लीग का जिसका नाम क्या है? यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग 2021-22। इसमें शीर्ष स्कोरर कौन रहे? सर्वश्रेष्ठ गोल करने वाले खिलाड़ी कौन रहे जिन्होंने 10 गोल किया था? तो उनका नाम है ड्रेशर्स। कौन सी टीम से खिलाड़ी है? ये फेनॉर्ड टीम के खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किया था इस पूरी लीग में, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग 2021-22 में। नेक्स्ट हमारा है, ब्राजील के किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ब्राजील के कहां के खिलाड़ी हैं? तो याद रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट ब्राजील के खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? जो विल्फ्रेड सोंगा। क्या नाम है? जो विल्फ्रेड सोंगा इनका नाम है। कौन से खेल से संबंधित है? जो दूसरा पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। और अभी आपको पता है, अभी हाल ही में एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एशले बार्टी, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, जो काफी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं जिनका संबंध कहां से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और ये खिलाड़ी है ब्राजील के टेनिस से संबंधित है जिनका नाम है जो विल्फ्रेड सोंगा। ब्राजील है कहां पर? तो ब्राजील ये आपका पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में। कहां पर? दक्षिणी अमेरिका कॉन्टिनेंट का ब्राजील एक देश है। इसी ब्राजील में ही आपको मिलेंगे अमेज़न के जंगल। अमेज़न के जंगल और अमेज़न रिवर जो आपकी है वो यहीं पर पाई जाती है। याद रखिएगा, आपके ब्राजील में, जो आपकी दुनिया की सबसे चौड़ी नदी आप कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, लेकिन दुनिया की सबसे चौड़ी नदी या सबसे ज्यादा प्रवाह वाली नदी जो है, जिसका क्षेत्र सबसे ज्यादा विस्तारित है, वो नदी कौन सी है? तो उसका नाम है अमेज़न रिवर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, उन्होंने किस वर्ष टेनिस प्रतियोगिता में ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो इन्होंने 2012 में रजत पदक जीता था। याद रखिएगा, जो विल्फ्रेड सोंगा ने, जो ब्राजील के खिलाड़ी हैं। अगला हमारा पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। कौन सा? गंगा की स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत की गई थी। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कहां पर सीवेज अवसंरचना विकास और प्रबंधन हेतु 2 चतुष्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये समझौता किया गया है महेशतला, पश्चिम बंगाल में। कहां पर? महेशतला, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए ये आपका समझौता किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में आप जानते ही हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। क्या है? कोलकाता इसकी कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं कोलकाता की, यहाँ पे पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। इसी कोलकाता में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया गया था। कौन सा? बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया गया था शहीद दिवस के अवसर पर 23 मार्च के दिन, जब हमारे देश में शहीद दिवस मनाया जा रहा था शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को। इसी दिन 23 मार्च को ही 1931 में फांसी दी गई थी। उसी की याद में शहीद दिवस के अवसर पर बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इसी पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में यहाँ पर द्विसदनीय विधान, एक प्रकार से जो आपकी कार्यपालिका है उसका प्रावधान किया गया है। ममता बनर्जी ने यहाँ की विधानसभा में पेश किया गया है प्रस्ताव। किसके लिए? तो विधान परिषद के लिए। ठीक है, विधान परिषद के लिए। ये पॉइंट भी याद रखिएगा।
चलिए, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। महेशतला पश्चिम बंगाल में ये आपका चतुष्पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, किसके लिए? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के लिए। इसके तहत कितनी लागत से 35 MLD STP सहित सीवेज बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा? तो उसकी टोटल लागत कितनी है? लगभग 273.52 करोड़ रुपए। कितना? 273.52 करोड़ रुपए की लागत से इसका विकास किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022। कौन सा? तो कहां पर आयोजित हो रहा है? सबसे पहले नाम से इसके हम देख सकते हैं, बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022, यानी इसका सिंपल सा मतलब है आयोजन बहरीन में हो रहा है। कब से कब तक? 16 से 21 मई 2022 के बीच में। ठीक है, 16 से 21 मई 2022 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 23 मेडल जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक हैं, 3 रजत पदक हैं और 13 कांस्य पदक के साथ भारत के टोटल मेडल की संख्या कितनी है? तो 23 है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? भारत का कौन सा खिलाड़ी है जिसने भारत को 2 स्वर्ण पदक दिलाया है? भारत ने टोटल 7 स्वर्ण पदक जीते, जिसमें से 2 प्रमोद भगत ने और तरुण ढिल्लो, इन दोनों लोगों ने 2-2 गोल्ड मेडल जीता है, यानी भारत को 2 गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है, याद रखिएगा। और केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री का निजी, यहां पर नया निजी सचिव नियुक्त किया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? विवेक कुमार इनका नाम है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में कई सारी नियुक्तियां की गई हैं। आप देखेंगे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह पर नई नियुक्ति की गई है। उसके अलावा नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उनकी जगह पर नई नियुक्ति की गई है। उसके अलावा प्रधानमंत्री के निजी सचिव के यहाँ पर उनमें भी परिवर्तन किया गया है। तो ये सारी नियुक्तियां काफी इंपॉर्टेंट हैं। और किसको बनाया गया है? तो विवेक कुमार को बनाया गया है प्रधानमंत्री के नए निजी सचिव के रूप में। इस पद पर उन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो उनका नाम था संजीव कुमार सिंगला। क्या नाम था? संजीव कुमार सिंगला का उन्होंने स्थान लिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है स्विट्जरलैंड में। आपको पता है स्विट्जरलैंड में ही जिनेवा में इसका मुख्यालय है, याद रखिएगा। कहां पर इसका मुख्यालय है? याद रखिएगा, जो आपका WHO होता है। और वहीं पर विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया है 24 से 31 मई 2022 के बीच में स्विट्जरलैंड में किया गया है। स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे संगठनों का मुख्यालय आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड को विश्व का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा, दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है। ये आपका कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। और यूरोप कॉन्टिनेंट जो है ये दुनिया का सबसे शांत महाद्वीप के रूप में प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में आपके एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि दुनिया का सबसे शांत महाद्वीप कौन सा है? क्योंकि आप जब कभी भी इंडेक्स पढ़ते हैं, जब आपका विश्व, जो आपका ग्लोबल जो पीस इंडेक्स जारी होता है, तो वहां पर देशों का क्रम दिया जाता है, देशों की संख्या दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कॉन्टिनेंट पूछा गया था, तो आप देखेंगे जो पीस इंडेक्स होता है वहां पर ज्यादातर जो शुरुआत में जो टॉप पर देश हैं वो सारे यूरोपियन कंट्री से हैं। इस प्रकार से यूरोप जो है वो सबसे शांत महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था इस विश्व स्वास्थ्य सभा में? विश्व स्वास्थ्य सभा का जो आयोजन किया गया, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रतिनिधित्व भारत के जो चिकित्सा मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्हीं के द्वारा किया गया है, जो हमारे देश में इस समय केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस समिति बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है यहाँ पर समिति बी का अध्यक्ष। और इंडिगो के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इंडिगो के कौन से अभी हाल ही में नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? पीटर एल्बर्स को। ठीक है, पीटर एल्बर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है, CEO के रूप में। ठीक है, और इन्होंने किसका स्थान ग्रहण किया है? तो रोनो जॉय दत्ता का। रोनो जॉय दत्ता के स्थान पर नई नियुक्ति की गई है पीटर एल्बर्स की। किस कंपनी में? तो उसका नाम है, इंडिगो के नए CEO बन चुके हैं। और इंडिगो एयरलाइंस के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो
तो उनका नाम है राहुल भाटिया। नेक्स्ट हमारा है आईडीबीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वीएन मनोहरन को नियुक्त किया गया है। कितने वर्षों के लिए? तो 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है आईडीबीआई बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में। आपको पता है हमारे देश में बैंकों का जो एक प्रकार से इतिहास है वो काफी पुराना है। लगभग 1770 से हमारे देश में बैंकों का इतिहास शुरू हुआ था और हमारे देश में सबसे पहला जो भारतीयों के हाथों से पूरी तरह से संचालित बैंक था उसका नाम है पीएनबी, जो आपका लगभग 1894 में इसकी शुरुआत की गई थी। उसके अलावा जो आप बड़े बड़े बैंकों का नाम सुनते हैं जिनमें आपका आता है आरबीआई और एसबीआई, ये जो दोनों बैंक हैं, आरबीआई के बारे में तो हमने कई बार डिस्कस किया है कि इसकी जो शुरुआत है 1926 के यंग कमीशन और 1934 के आपका जो अधिनियम था उसी इन्हीं दोनों के आधार पर इसका जो आरबीआई है इसका निर्माण किया गया था 1935 में। 1935 में इसका निर्माण किया गया था। 1935 में इसके पहले गवर्नर बनाए गए थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ। किसको बनाया गया था? सर ऑशबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था इसका पहला गवर्नर। इस समय उसके बाद जो है इसका 1949 में देश आजाद होने के बाद, भारत पाकिस्तान में डिवाइड होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बैंकों के रूप में कार्य किया है? तो उसका नाम है आरबीआई बैंक। ठीक है, आरबीआई बैंक ये एक प्रकार से रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। हमारे देश में बैंकों को रेगुलेट करने का काम करती है आरबीआई। ठीक है, मुद्रा निगमन का कार्य करती है, मौद्रिक नीतियों को जारी करती है। ये सारे कार्य आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। और इस समय आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास इनका नाम है। जितने भी आपके मुद्राएं जारी होती हैं, जो करेंसी जारी होती हैं, 1 रुपए की नोट को छोड़कर, कितने? 1 रुपए की नोट को छोड़कर शेष सभी मुद्राएं जो है आरबीआई के द्वारा जारी की जाती हैं। 1 रुपए की जो नोट होती है ये वित्त विभाग के द्वारा जारी किया था, वित्त सचिव के इसमें हस्ताक्षर होते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है जो आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगला हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे एसबीआई। एसबीआई जो है ये आपका 1806 में, 1840 में और 1843 में 3 बैंक खुले थे जिनका नाम है बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई। इन तीनों बैंकों को जो है, इन्हीं तीनों बैंकों को 1921 में इनको मर्ज कर दिया गया और एक बन गया बैंक जिसका नाम बन गया इंपीरियल बैंक। क्या हो गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1921 में। उसके बाद 1921 के बाद जो है 1955 में इसी इंपीरियल बैंक का कर दिया गया राष्ट्रीयकरण और ये बन गया एसबीआई। इस समय एसबीआई की 8 शाखाएं थी, याद रखिएगा, लेकिन आज के समय में एसबीआई एकीकृत हो चुका है पूरी तरह से इसको समग्र कर दिया गया। जितने भी आरबीआई की अलग अलग शाखाएं थी सबको एक कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आरबीआई और एसबीआई का निर्माण था। याद रखिएगा सारी चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के लिए। और हमारे देश में कई बार जो है आप देखेंगे 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, उसके बाद 1980 में राष्ट्रीयकरण किया गया और हमारे देश में लगभग 1991 के बाद से हमारे देश में निजीकरण की शुरुआत होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की शुरुआत होती है, जिसके तहत 1994-95 में आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कई सारे प्राइवेट बैंकों को ओपन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, जितने पॉइंट अभी हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमारा पॉइंट है यहां पर इनका कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो 3 वर्षों का, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है आईपीएल में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल क्रिकेट के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन चुके हैं? तो उनका नाम क्या है? शिखर धवन। क्या नाम है? शिखर धवन इनका नाम है, याद रखिएगा। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज हैं शिखर धवन और ये जो है सबसे ज्यादा 700 चौके लगाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का ये इस बार 15वां संस्करण था। कौन सा?
15वां संस्करण था इस बार आईपीएल का। इस संस्करण में कौन सी टीम जीती है? तो इस संस्करण में आईपीएल में गुजरात ने बाजी मारी है। यहां पर गुजरात की टीम जो नई पहली बार जो टीम बनी थी गुजरात की, उसने इस आईपीएल को आईपीएल 15 को जीत लिया है, जिसमें कैप्टन कौन थे? तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या। ठीक है, हार्दिक पांड्या जो है सब यहाँ पर इस टीम के कैप्टन थे जो विजेता बने हैं इस बार की आईपीएल की। इस बार की आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं? तो एक बार कमेंट में आंसर कीजिएगा, क्योंकि वो खिलाड़ी बहुत ही शानदार फॉर्म में है इस समय भी। और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो हमारे देश के छोटू स्पिनर है जिनका नाम क्या है? तो चहल। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और उन्होंने यह उपलब्धि किसके विरुद्ध हासिल की है शिखर धवन ने? तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ में। इस संबंध में दूसरे व तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर है विराट कोहली 576 चौकों के साथ में, और रोहित शर्मा 519 चौकों के साथ में तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। नेक्स्ट हमारा है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, लेकिन इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? तो उनका नाम है कमला हैरिस, जो इस एक भारतीय मूल की महिला है, याद रखिएगा, कमला हैरिस। उसके अलावा अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है नासा। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। टोटल इसमें राज्य कितने हैं? तो 50 हैं। इनमें से आपका एक राज्य है जिसका नाम है अलास्का, जिसको 50वें राज्य के रूप में अमेरिका के द्वारा जोड़ा गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और अमेरिका जो आपका ये देश है, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में बसा हुआ है। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अमेरिका से संबंधित। और अभी हाल ही में G7 का सम्मेलन चल रहा है जर्मनी में, जहां पर जो बाइडेन भी वहां पर हिस्सा लेने पहुंचे थे, क्योंकि G7 में वो भी शामिल हैं। ठीक है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसमें शामिल देशों की कुल संख्या कितनी है इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में? तो इसमें शामिल होने वाले टोटल देशों की संख्या कितनी है? तो टोटल देशों की संख्या है यहां पर टोटल 13। टोटल 13 देश इसमें शामिल हैं, याद रखिएगा, इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी में। नेक्स्ट हमारा है पोप फ्रांसिस ने किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? तो उनका नाम क्या है? देवशहायम पिल्लई भारतीय हैं जिनको संत घोषित किया गया है मरणोपरांत। नाम क्या है? देवशहायम पिल्लई। इनका जन्म कहां हुआ था? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तो चेन्नई इसकी कैपिटल है तमिलनाडु की। एम के स्टैलिन यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के। अभी एक लौंग को जीआई टैग दिया गया था, इसी तमिलनाडु में एक वाद्य यंत्र को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया था, इसी तमिलनाडु में। आपका डुगोंग यहाँ पर एक संरक्षण केंद्र खोला गया है, डुगोंग संरक्षण केंद्र। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु से संबंधित आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी तमिलनाडु से संबंधित है ये, जिनको अभी हाल ही में संत घोषित किया गया है मरणोपरांत। ईसाई धर्म अपनाने पर इनका नाम क्या पड़ा था? ईसाई धर्म अपनाने के बाद इनका नाम पड़ा था लेज़रुस। क्या नाम पड़ा था? लेज़रुस इनका नाम पड़ा था। अगला हमारा क्वेश्चन है, आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? किसकी अध्यक्षता में गठन किया गया है? तो ये बीपी कानूनगो की अध्यक्षता में इस समिति को गठन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, किसके लिए? तो ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए इस समिति का गठन किया गया है। ये समिति कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी? तो 3 महीनों के अंदर। कितने? 3 महीनों के अंदर ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी, याद रखिएगा। अगला हमारा है इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल। कौन सा? आईपीएल 2022। आईपीएल 2022 का जो आयोजन है ये कब से कब तक किया गया है? तो 26 मार्च से 29 मई 2022 के बीच में। 26 मार्च से 29 मई के बीच में इसका आयोजन किया गया है आईपीएल का, यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का। जो इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 15वां संस्करण, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था।
इस बार इसमें टोटल टीमें कितनी थी, तो 10 टीमें थी, जिसमें से 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई थी। 10 टीमें थी, 2 नई टीमें शामिल हुई थी। और ये 2 नई टीमें कौन सी थी, तो एक थी गुजरात और दूसरी थी लखनऊ। ठीक है, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश की टीम। इस प्रकार से 2 नई टीमें इसमें इस बार शामिल हुई थी। इस आईपीएल में शामिल 2 नई टीमें कौन कौन सी हैं, तो लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस। और इस बार का आईपीएल का खिताब भी जीता है गुजरात टाइटंस ने, जिसके कैप्टन थे हार्दिक पांड्या। इस आईपीएल का प्रायोजक कौन था, तो टाटा समूह इस आईपीएल का प्रायोजक था। और एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो आपका फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसको पहली कंपनी कौन सी बन गई है स्पॉन्सर करने वाली, तो उसका नाम है बायजूस। ठीक है, जो एजुटेक कंपनी है हमारे देश की बायजूस, वो फीफा वर्ल्ड कप को एक प्रकार से स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन चुकी है। नेक्स्ट हमारा है, इस आईपीएल का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। और दुनिया का तीसरा स्टेडियम भी भारत में बनने वाला है, कहां पर, जयपुर में। कहां पर, जयपुर में बनने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, और आपका एमसीजी यानी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस आईपीएल का खिताब किसने जीत लिया है, तो गुजरात टाइटंस ने 7 विकेट से इस आईपीएल का खिताब जीता है। और पराजित किसको किया है उसने, तो राजस्थान रॉयल्स को। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स को पराजित किया है संजू सैमसन, इसके कैप्टन थे, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान रॉयल्स के कैप्टन कौन थे, संजू सैमसन। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपके हारी हुई टीम के बारे में भी पूछा जाता है, तो संजू सैमसन इसके कैप्टन थे। और यहाँ पर गुजरात टाइटंस के कैप्टन कौन थे, तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के कैप्टन थे। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसको दिया गया है यहाँ पर आईपीएल के फाइनल में, तो हार्दिक पांड्या को दिया गया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला है, तो जॉस बटलर को दिया गया है, क्योंकि टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है जॉस बटलर। ठीक है, जॉस बटलर उनका नाम है, याद रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं और इन्हीं के दम पर ही राजस्थान रॉयल्स फाइनल तक पहुंची थी, ये बात आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इस आईपीएल में आरामको ऑरेंज कैप जो है किसको दिया गया, यानी सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है ऑरेंज कैप। तो सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन था, जॉस बटलर, यानी 17 मैचों में 863 रन बनाए हैं जॉस बटलर ने, जिसकी वजह से इनको ऑरेंज कैप दिया गया। साथ साथ में इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। उसके अलावा पर्पल कैप किसको दिया गया है, तो पर्पल कैप मतलब सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है कौन, यजुवेंद्र चहल। 17 मैचों में 27 विकेट लिए हैं इन्होंने, यजुवेंद्र चहल ने, याद रखिएगा। और ऐसा करने वाले ये पहले स्पिनर बन चुके हैं। ठीक है, 17 मैचों में 27 विकेट इन्होंने लिया है यजुवेंद्र चहल ने, और पर्पल कैप के विजेता बने हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसको दिया गया है, तो उमरान मलिक। इस पूरे आईपीएल में सबसे तेज गेंद फेंकने का रिकॉर्ड जो बनाया है वो किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो उसका नाम है उमरान मलिक। किसने बनाया है, उमरान मलिक। कौन सी टीम के खिलाड़ी हैं, तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी हैं उमरान मलिक। और भारतीय क्रिकेट टीम को एक नया स्टार मिल चुका है उमरान मलिक के रूप में। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड का पुरस्कार किसको दिया गया है, तो राजस्थान रॉयल्स, जो उप विजेता रही है इस बार आईपीएल की। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईपीएल से संबंधित। ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसको दिया गया, तो जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। और इस आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के 45 और सबसे ज्यादा चौके 83 चौके किसने लगाए हैं, तो ये भी जॉस बटलर ने लगाए हैं। और आईपीएल में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसने बनाया है, तो व्यक्तिगत स्कोर 140 रन नाबाद क्विल्टन डिकॉक ने बनाया है, जो लखनऊ की तरफ से खेल रहे थे। ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स ये भी पहली बार आईपीएल में शामिल होने वाली टीम थी, जिसके कैप्टन थे केएल राहुल। ठीक है, इसके खिलाड़ी हैं क्विल्टन डिकॉक। व्यक्तिगत स्कोर सर्वाधिक बनाने वाले खिलाड़ी इस आईपीएल में 140 रन नाबाद। आईपीएल का पहला शतक किसने लगाया, तो जॉस बटलर ने लगाया, और सर्वाधिक शतक भी इन्होंने ही लगाया है। और इस आईपीएल का सर्वाधिक तेज शतक किसके द्वारा लगाया गया है, तो उनका नाम है रजत पाटीदार। कौन है, रजत पाटीदार, जो रॉयल चैलेंजर आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाड़ी हैं। उन्हीं के द्वारा 43 गेंदों में 112 रन इन्होंने बनाया था, और सबसे
तेज शतक लगाने का यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया है इस आईपीएल में। और इस आईपीएल का सर्वाधिक तेज अर्धशतक किसने लगाया है? तो उनका नाम है पैट कमिंस, 14 गेंदों पे 56 रन। कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो कोलकाता नाइट राइडर्स के। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं पैट कमिंस, जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। सबसे तेज शतक रजत पाटीदार रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाड़ी हैं। और इस आईपीएल का उच्च स्कोर राजस्थान रॉयल्स 20 ओवर में 222 रन इन्होंने बनाया है 2 विकेट के नुकसान पर। किसके विरुद्ध बनाया था राजस्थान रॉयल्स ने? ये दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बनाया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 20 ओवर में इन्होंने बनाए थे 222 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस आईपीएल की सबसे बड़ी जीत चेन्नई सुपर किंग्स ने किसके विरुद्ध दर्ज की थी? तो इसमें दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी। ट्विटर के ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। आईपीएल से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे आईपीएल में आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले इसका संस्करण कौन सा था? तो 15वां संस्करण था। उसके अलावा कितनी टीमें थी? 10 टीमें इस बार शामिल थी। इसमें कौन कौन सी नई टीमें थी? 2 नई टीमें थी। कौन कौन सी? गुजरात, उसके अलावा लखनऊ सुपर जायंट्स। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें विजेता कौन बना है? तो गुजरात विजेता बनी है। उप विजेता कौन है? तो राजस्थान रॉयल्स जो है उप विजेता बनी है। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो जोस बटलर है। उसके अलावा सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? तो यजवेंद्र चहल हैं। सबसे ज्यादा चौके और छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? उनका नाम है जोस बटलर। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको दिया गया है? तो उनका नाम है जोस बटलर। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है इस आईपीएल 15 से संबंधित। अगला हमारा है ट्विटर के निदेशक मंडल से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है जैक डॉर्सी ने। किसने? जैक डॉर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। और माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है पियाली वसाक। क्या नाम है? पियाली वसाक इनका नाम है, जिनका संबंध भारत से है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं, याद रखिएगा। पियाली वसाक जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को बिना सिलेंडर के फतह किया है। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है। लगभग 8,848 मीटर है, याद रखिएगा। अलग अलग किताबों में कुछ पॉइंट में भी दिया रहता है इसके बारे में। तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां पर है? तो नेपाल में है। इसी नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, उसके अलावा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और तीसरी है उत्तराखंड में नंदा देवी। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, भारत से संबंधित। ठीक है, तो पियाली वसाक जो कहाँ की हैं? तो पश्चिम बंगाल की। उन्हीं के द्वारा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही महिला बनी। और किस देश में पहली डिजिटल जनगणना की जाएगी? कौन से देश में पहली डिजिटल जनगणना किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है, जिसकी कैपिटल क्या है? तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर शेख हसीना इस समय यहाँ पर हेड है, इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। और हमारे देश में अगर जनगणना की बात करें तो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहली बार हमारे देश में जनगणना की शुरुआत की गई थी। लेकिन ये अनियमित जनगणना थी। कैसी? अनियमित जनगणना थी। सबसे पहली बार नियमित जनगणना 1881 में सबसे पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। नियमित जनगणना की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनगणना से संबंधित। हमारे देश में 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी। जो कौन सी जनगणना है? तो ये आपकी 15वीं जनगणना है। देश की आजादी के बाद से कौन सी जनगणना है? तो 7वीं जनगणना है। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये अभी हाल ही में डिजिटल जनगणना पहली बार कौन से देश में हो रही है? तो ये हो रही है बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें
किस वयोवृद्ध पत्रकार एवं लेखक का 89 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शत सोनी। सबसे पहले पॉइंट आपको जो यहाँ पर याद रखना है, इनका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो ये एक पत्रकार और लेखक हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनेगा कि अभी हाल ही में शत सोनी का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर हो जाएगा पत्रकार और लेखक थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, भारत के किस लॉन्ग जंपर ने, लॉन्ग जंपर का मतलब समझ रहे हैं ना, ऊंची कूद, ठीक है, लॉन्ग जंपर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीत लिया है? किस खिलाड़ी ने जीता है? तो उसका नाम है मुरली श्रीशंकर ने। मुरली श्रीशंकर ने 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता है अभी हाल ही में भारत के लिए। और किसको अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर विश्व करियप्पा को, डॉक्टर विश्व करियप्पा को सम्मानित किया गया है अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार से। और किस बैंक को गुजरात में शाखा खोलने की स्वीकृति दे दी गई है? ये एक प्रकार से प्राइवेट बैंक है MUFG, जिसका नाम है MUFG बैंक, जिसको कहां पर इसकी शाखा खोलने की अनुमति दी गई है? तो गुजरात में अनुमति दी गई है। और आपको तो पता है हमारे देश में जितनी भी बैंकें हैं उनको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? तो RBI के द्वारा किया जाता है। यानी आप सिंपल सा कह सकते हैं कि ये जो आपका बैंक है इसको अनुमति किसके द्वारा दी गई होगी? तो RBI के द्वारा दिया गया है, ठीक है। गुजरात की यहाँ पर एक बात हुई है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चर्चा में है इस समय करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। तो गुजरात सबसे पहले आपको बताएं तो गांधीनगर अहमदाबाद जो है इसकी कैपिटल है गुजरात की। गांधीनगर अहमदाबाद गुजरात की कैपिटल है। पहला इसका जो करंट का पॉइंट है, सूरत में स्टील रोड का निर्माण किया जा रहा है। भारत की पहली स्टील रोड कहां पर बन रही है? तो सूरत में बन रही है। दूसरा पॉइंट, अभी हाल ही में हमारे देश के गृह मंत्री जी के द्वारा व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है नडा बेट। इसी नडा बेट में व्यू पॉइंट यानी जिसको कहते हैं सीमा दर्शन, यानी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर को लोग आसानी से जाकर उसके पास जाकर देख सकते हैं, ऐसा वहां पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। उसके अलावा गुजरात में ही अहमदाबाद में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है। खेल महाकुंभ की शुरुआत कहां पर की गई है? तो गुजरात में किया गया है। उसके अलावा चौथा पॉइंट याद रखिएगा, अभी हाल ही में 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा, किसकी? भगवान हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है गुजरात में। पांचवा याद रखिएगा, अभी हाल ही में महात्मा गांधी की सबसे बड़ी कुल्हड़ से बनी हुई प्रतिमा का अनावरण किया गया है गुजरात में। और इसी गुजरात में आपको पता है 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या नाम है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसका नाम है, याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका अनावरण भी कहां पर हुआ है? तो गुजरात में हुआ है। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है केवड़िया। क्या नाम है? केवड़िया में हुआ है। और ये केवड़िया जो है, क्योंकि यहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, यानी सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई गई है, इसीलिए इस केवड़िया का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम रख दिया गया है एकता नगर। क्या कर दिया गया? इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है एकता नगर, याद रखिएगा। इसी केवड़िया में इस बार डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया जाना था, जिसको डिले कर दिया गया है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गुजरात से संबंधित, याद रखिएगा, आपके करंट अफेयर के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए तो सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसे गुजरात में कहां पर खोलने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो गिफ्ट सिटी में इसको खोलने की अनुमति दी गई है गुजरात में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है MUFG बैंक कौन से देश से संबंधित है? तो ये जापान से संबंधित है। जापान देश है, यानी दूसरे देश का एक विदेशी बैंक है, जापान से संबंधित है। जापान की कैपिटल क्या है? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की कैपिटल जो टोक्यो है, यहीं पर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। यहीं पर इस बार पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया था। इसी टोक्यो में अभी हाल ही में क्वाड सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
क्वाड सम्मेलन का आयोजन इसी जापान के टोक्यो में किया गया था। ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। इस ओलंपिक में भारत ने 7 मेडल जीते थे। इस पैरा ओलंपिक में भारत ने रिकॉर्ड बनाया था, 19 मेडल भारत ने जीते थे। और इस क्वाड सम्मेलन में कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया और जापान। इन्हीं क्वाड देशों के द्वारा ही मालाबार युद्धाभ्यास का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जापान। सर, ये आपका जो बैंक है जापान से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है किसको पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? पंकज शर्मा को नियुक्त किया गया है इस पोस्ट पर। और किस ऑटोमोबाइल कंपनी को फोर्ड इंडिया के गुजरात स्थित प्लांट को अधिग्रहित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो उसका नाम है टाटा मोटर्स। क्या नाम है उसका? उसका नाम है टाटा मोटर्स, याद रखिएगा। और ये ऑटोमोबाइल कंपनी को फोर्ड इंडिया के गुजरात स्थित प्लांट को अधिग्रहित करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हमारा है टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया के किस प्लांट को अधिग्रहित करने के लिए स्वीकृति मिली है? तो ये आपका गुजरात में एक प्लांट है जो आपका सानंद में है। कहां पर? सानंद गुजरात में। उसी प्लांट को अधिग्रहित करने की अनुमति प्राप्त हुई है। अगर अधिग्रहण की बात करें तो अभी हाल ही में सबसे बड़ा जो अधिग्रहण हुआ है वो है एयर इंडिया का अधिग्रहण। किसका? एयर इंडिया का अधिग्रहण, याद रखिएगा। एयर इंडिया का जो अधिग्रहण है वो किसके द्वारा किया गया है? टाटा के द्वारा किया गया है। टाटा के द्वारा एयर इंडिया का 100% अधिग्रहण कर लिया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस देश को कंट्री ऑफ फोकस बनाया गया है? मुंबई फिल्म महोत्सव की बात की जा रही है। तो ये आपका बांग्लादेश को फोकस कंट्री के रूप में रखा गया है, बांग्लादेश को। और इस वर्ष मुंबई में जो ये फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था, ये इसका कौन सा संस्करण था? ये इसका 17वां संस्करण था, याद रखिएगा। जिसका आयोजन कहां पर किया गया था? हमारे देश के आर्थिक राजधानी में, जिसका नाम है मुंबई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहां पर किया गया है? उत्तर भारत की बात की जा रही है। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क कहां पर बना है? कठुआ जिले में, जम्मू कश्मीर में। अगर आपके लिए कोई भी पॉइंट अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख से मिलता है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नए यूनियन टेरिटरी के रूप में 2019 में इसका निर्माण किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर बनने वाला हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो कौन सी है? तो श्रीनगर इसकी कैपिटल है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? तो इनका नाम है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जो है इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर को 2019 में बनाया गया है यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। और जो मीठे पानी की झीलें आप लोग देखते हैं, डल झील है, बुलर झील है, शेषनाग झील है, बैरीनाग, नागिन, ये सारी झीलें कहां पर हैं? ये सारी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, इस पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है झारखंड को। किसको? झारखंड को चुना गया है इस पुरस्कार के लिए। और किस मंत्रालय के द्वारा मसौदा नेशनल डाटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क जारी किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को प्रतिवर्ष कब आयोजित किया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये 29 मई को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस। किसके लिए? तो संयुक्त राष्ट्र शांति दूतों के लिए, शांति सैनिकों के लिए। आपको पता है जो यूनाइटेड नेशन है इसमें यूएनओ में सारे देशों के सैनिक शामिल होते हैं। जो पूरे विश्व स्तर पर कहीं पर भी अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के द्वारा कोई ऑपरेशन करना होता है तो उसमें प्रतिभागिता करते हैं, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल होता है। इस वर्ष इस दिवस का विषय क्या रखा गया है? लोग यानी जनता, शांति और प्रगति, साझेदारी की शक्ति। इस बार इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया है? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा? गुजरात के द्वारा। गुजरात में अभी आपको हमने काफी सारे पॉइंट बताए थे और ये एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि गुजरात में पहली बार
ड्रोन का प्रयोग करके डाक पहुंचाया गया है। और आपको तो पता है हमारे देश में डाक सेवा का संचालन वायुयान के द्वारा सबसे पहली बार 1911 में नैनी, इलाहाबाद से नैनी के बीच किया गया था। याद रखिएगा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच पहली बार किया गया था। और डाक टिकट सबसे पहली बार 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में जारी किया गया था। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ड्रोन का उपयोग करके सबसे पहली बार डाक पहुंचाया गया है, कहां पर? गुजरात में। उसके अलावा ड्रोन, इस समय ड्रोन का जो महत्व है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इसलिए इससे संबंधित पॉइंट भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में कौन से राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक पहल शुरू की गई थी? किसके माध्यम से? जो आपकी मेडिसिन होती हैं, जो वैक्सीन होती हैं, उनको ड्रोन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता था। कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? तो तेलंगाना में शुरुआत की गई थी। दूसरा पॉइंट आपका बनता है कि अभी हाल ही में कौन से राज्य के द्वारा ड्रोन के माध्यम से उर्वरकों का छिड़काव किया गया था? तो कौन से राज्य के द्वारा? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया था। और अभी हाल ही में कौन से राज्य में ड्रोन स्कूल खोला गया है? ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, तो ये खोला गया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, ड्रोन से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? गुजरात विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है किन राज्यों के आर्क बिशप को कार्डिनल्स के रूप में चुना गया है? तो किसको चुना गया है? गोवा और हैदराबाद को। किसे? गोवा और हैदराबाद को चुना गया है। और ये आपको हैदराबाद पता है तेलंगाना की कैपिटल है। किसकी? तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, याद रखिएगा। और गोवा भारत का पहला राज्य है जहां पर समान सिविल संहिता लागू है, समान सिविल संहिता। लेकिन अभी हाल ही में एक और राज्य भारत में है, अभी एक और राज्य जिसमें समान सिविल संहिता की घोषणा की गई है, नाम याद रखिएगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है उत्तराखंड। गोवा में पहली बार, ये अभी तक पूरे भारत का एकमात्र राज्य था गोवा जहां पर समान सिविल संहिता लागू थी। लेकिन अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा भी समान सिविल संहिता लागू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा है एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली, समय की आवश्यकता विषय पर एक समारोह कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसे आरोग्य भारती के द्वारा आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जो वनों से परिपूर्ण है, यानी हमारे देश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसी मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे देश में कौन से राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। इसी मध्य प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है इंदौर। क्या नाम है? इंदौर। इंदौर हमारे देश का एक ऐसा सिटी है जो लगातार 5 वर्ष से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। इसी मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है उज्जैन, जिसको महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। जैसा आप जानते हैं कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थलों पर किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। उसके अलावा मध्य प्रदेश में ही आपका स्थल है एक जिसका नाम है लेखैया। ये आपका पाषाण कालीन स्थल है जो मध्य प्रदेश में है। इसी मध्य प्रदेश में एक पाषाण कालीन स्थल है जिसका नाम है भीमबेटका, जहां पर 500 से ज्यादा पाषाण कालीन गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी आपको हमने बताया भी इसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। किसकी? ड्रोन स्कूल को खोले जाने की घोषणा की गई है इसी मध्य प्रदेश में। इसके कैपिटल भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है? तो ये किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा गुजरात से संबंधित, क्योंकि इसका लोकार्पण भी कहां पर हुआ है? इफ्को की कलोल इकाई में, जो कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है। इससे संचालित कौन करेगा? तो सहकारिता मंत्रालय। कौन सा? सहकारिता मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। और आपको बता दें ये सहकारिता मंत्रालय अभी तक मंत्रालय नहीं था, इसका निर्माण अभी किया गया है, जिसका हेड किसको बनाया गया, यानी सहकारिता मंत्रालय को सौंपा गया है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को। ठीक है, अमित शाह जी को सौंपा गया है ये मंत्रालय। इफ्को का पूरा नाम क्या होता है? तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी निगम, यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स
कोऑपरेटिव लिमिटेड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इफको का। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा इसको। मुख्यालय कहां पर है? तो नई दिल्ली में मुख्यालय है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी इफको की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज को कार्य मुक्त कर दिया गया, यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है, रिटायर कर दिया गया है? तो उसका नाम है आईएनएस गोमती को। ठीक है, और आईएनएस जो गोमती है ये एक प्रकार से ड्यूटी पर कब लगा था? तो 1988 में, 1988 के सन में, 1988 में ये जो है अपनी सेवा में लगा था और इसकी सेवानिवृत्ति हुई है 2022 में। यानी आप समझ सकते हैं लगभग कितने वर्षों तक इसने कार्य किया है? तो लगभग 34 वर्षों का इसने सेवा दिया है, जिसका नाम है आईएनएस गोमती। और स्वच्छ यमुना अभियान की शुरुआत किस राज्य के घाटों से किया गया है? तो दिल्ली में 7 घाटों से इसकी शुरुआत की गई है, स्वच्छ यमुना अभियान। यमुना की बात करें तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई है तो उसका नाम क्या है? यमुना नदी है, जो गंगा नदी के पैरेलल ही चलती हुई उत्तराखंड से इलाहाबाद तक पहुंचती है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आकर मिल जाती है। जब यहाँ पर और एक नाम पड़ता है इसका, जब गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं तो उसका नाम हो जाता है संगम। इस अभियान को किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? तो एनएमजीसी और गैर सरकारी संगठनों के समूह के द्वारा इसका जो है कार्यान्वित किया जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। स्वच्छ यमुना अभियान से जुड़ी गतिविधियां कब आयोजित की जाएंगी? तो प्रत्येक महीने के चौथे शनिवार को इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 17वां MIFF 2022। ये कब आयोजित किया जाएगा? तो 29 से 4 जून को मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसका पूरा रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो आपका, जिसमें अभी हाल ही में हमने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश को एक प्रकार से अतिथि देश के रूप में इसको घोषित किया गया है। और इसे भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के तहत आयोजित किया जाता है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आज के सेशन से संबंधित वो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। जितने भी हमारे दोस्त एक बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सारे लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में। और जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सारे आपके सामने डिस्कस किए गए हैं और आपको पूरे वार्षिक संकलन इसका प्रोवाइड भी किया जा चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आपका दृष्टि का वार्षिक संकलन और साथ साथ द पॉइंटर का वार्षिक संकलन भी अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ में, नए पॉइंट्स के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।